ये देखो, ये आपका कान है, किसी का भी, मेरा, आपका, किसी का भी इसी तरह का होता है। जो आपको कान दिखाई देता है वो आउटर ईयर है। और आउटर ईयर कहां तक होता है? जहां पे आप इसमें बड चला लेते हैं, कान में खुजली कर लेते हैं। आप किसी बड से कर सकते हैं, आप कार की चाबी से कर सकते हैं, माचिस से कर सकते हैं, जिससे भी आप कर सकते हैं। जहां तक उसकी पहुंच होती है तब तक, वहां तक आपका जो कान है उसको हम आउटर ईयर बोलते हैं। और ईयर कैनल तक ये जाता है, ईयर कैनाल तक जाता है। उसके आगे सेंटर पार्ट ऑफ द ईयर स्टार्ट होता है, जहां पे ईयर ड्रम होता है, बिल्कुल कान के पर्दा जिसको बोलते हैं। उसके बाद एक झिल्ली होती है, उसके बाद ईयर ड्रम होता है। जैसे ही जब हम कोई आवाज को सुनते हैं, वो आवाज को देखो, ये कान के बाहर का एरिया इतना बढ़िया तरीके से साइंटिफिकली डिजाइन होता है कि आवाज को पूरी तरह से कंसंट्रेट करने के बाद ये कान की झिल्ली तक पहुंचाता है, जिसको हम पर्दा बोलते हैं। ईयर ड्रम जैसे ही वाइब्रेट करता है, उसके अंदर के कुछ भाग होते हैं जो उसको, इस ध्वनि को बदलते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस में बदलते हैं। और उसके सेंटर में कॉलर होता है। कॉलर ये कान का अंदर का हिस्सा है, कान का अंदर का हिस्सा है, जो इसको पल्सेस में बदल के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का सारा प्रोसीजर इसी में होता है। और इसको तैयार करने के बाद ये अंदर नर्व्स होती हैं। ये एक वेस्टिबुलर नर्व होती है, फेशियल नर्व होता है, ऑडिटरी नर्व होती है। ये ऑडिटरी नर्व जो है ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती है और उसकी भाषा में उससे बात करती है कि ऐसा व्यक्ति बोल रहा है, जिसको हम अच्छी से सुन लेते हैं। तो जब ये कान के भाग 3 हैं, तो बीमारियां भी 3 तरह की हैं। बीमारियां भी 3 तरह की हैं। आउटर बीमारियां वो है, जैसे यहीं पे कोई इन्फेक्शन आ गई, वैक्स सॉलिड हो गई, ब्रिटल हो गई, वैक्स का बनना बंद कम हो गया, वैक्स आपने निकाल दी। जो वैक्स है वो नेचुरल प्रोटेक्शन है हमारे पर्दे की, ईयर ड्रम को बहुत सेव करती है। इसलिए हमें कभी भी अपने कान से वैक्स जो है वो निकालनी नहीं चाहिए, ऐसा जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है उनका कहना है। उसके बाद यदि कहीं कोई इन्फेक्शन हमारे यहां से ट्रैवल करके अंदर चले जाती है, कॉलर से और ईयर ड्रम के बीच में कोई कंपोनेंट को डैमेज कर देती है, इन्फेक्ट कर देती है, तो हमारे लिंक टूट जाते हैं। कॉलर तक सिग्नल पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कॉलर उसको पल्सेस में चेंज करने के काबिल नहीं रहता, तो कॉलर यदि इन्फेक्ट हो जाता है। जब कॉलर इन्फेक्ट हो गया तो समझ लो एक अंदर का एक बड़ा हिस्सा, वो मशीन जिसने हमारे सुनने की आवाज को कान तक पहुंचाना था, उसके लिए पल्सेस तैयार करनी थी, वो ही खराब हो गई। एक सेंटर का मीडियम ही खत्म हो गया। इन्फेक्शन कभी ऑडिटरी नर्व को पड़ जाए, ऑडिटरी नर्व डैमेज हो जाए, उसका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो खत्म हो जाए, तो चाहे जितना भी कॉलर बोलता रहे, जितना भी आपका आउटर कान बोलता रहे, वो नर्व डेड होने से आपके ब्रेन को उसका सिग्नल पहुंचेगा नहीं, और जो भी आप बोलेंगे किसी को सुनेगा नहीं। ये हमारे कान के तरीके हैं। कई बार जन्मजात बच्चे को भी इसकी प्रॉब्लम होती है, उसमें कॉलर कई बार होता ही नहीं, कॉलर बनता ही नहीं। कॉलर होता है तो डैमेज हो जाता है, ऑडिटरी नर्व डैमेज हो जाती है। इसके अलग अलग कारकाज हैं, इसके अलग अलग कारकाज हैं जो मैं
आगे आपको पढ़ाऊंगा भी। जैसे मैं आपको छोटा सा सिंपल बताता हूं, कान तीसरे घर से देखते हैं। जब तीसरा घर देखा, दूसरे घर का कुछ हिस्सा भी कान को देखता है। वो हम यदि ये बोलें कि दूसरे घर का और तीसरे घर का जो कस्प है उसकी बड़ी महत्व रहता है, तीसरे घर के कस्प की बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, जहां तीसरा कस्प स्टार्ट होता है। ये एडवांस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है, मैं वो भी आज आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा, हमें साइंस जो यहां काल पुरुष की कुंडली में पढ़ते हैं वो है टॉरस और जेमिनाइन साइन राइट ईयर के लिए। यदि हम लेफ्ट ईयर को देखेंगे, बिल्कुल उसके सामने पढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस साइन। इसलिए कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाइन और टॉरस ये साइन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनके ऊपर जो इफ्लेक्शन कहीं से आ सकती है, वो इफ्लेक्शन सामने वाले घरों से आ सकती है। जब हम तीसरे घर की बात करेंगे तो उसको इफ्लेक्शन 9वें घर से आ सकती है। जब हम 11वें घर की बात करेंगे तो उसको इफ्लेक्शन 5वें घर से भी आ सकती है। अब काल पुरुष की कुंडली में पहला घर लग्न का होता है, तीसरा घर कान का होता है राइट का, लेफ्ट कान का होता है 11वां घर, और 5वां घर 11वें घर को अफ्लिक्ट करता है। इसलिए 5वें घर में कोई बुरा प्लैनेट बैठा है तो हमारी लेफ्ट ईयर की सुनने की शक्ति को डैमेज कर सकता है, खराब कर सकता है। 9वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट हमारे राइट ईयर को खराब कर सकता है। अब हमारा पहला घर लगन का, तीसरा घर कान का, 11वां घर कान का, 5वां और 9वां उनके सामने वाले घर, ये हो गए। काल पुरुष की कुंडली में यहां पे जेमिनाइन साइन होता है, जेमिनी साइन का महत्व यहां बढ़ जाता है। 11वें घर में साइन काल पुरुष की कुंडली में यहां पे सैटर्न का होता है, सैटर्न का बहुत बड़ा महत्व यहां बढ़ जाता है। 9वें घर में बृहस्पति, उसका काल पुरुष की कुंडली का 9वें घर का मालिक बृहस्पति है, इसलिए बृहस्पति प्लैनेट का भी बहुत बड़ा महत्व बनता है। तीसरे घर में काल पुरुष की कुंडली का जेमिनी साइन है, उसका मालिक बुध है। बुध बोलने का, कम्युनिकेशन का कार का प्लैनेट भी है और तीसरे घर का मालिक भी है। बुध हमारे ये ऑडिटरी नर्व का कारक भी है, ये ऑडिटरी नर्व का कारक भी है, इसलिए उसका महत्व बढ़ जाता है। जो ईयर ड्रम को कंट्रोल करती है हवा, हवा का कारक बृहस्पति है, बृहस्पति प्लैनेट कार का प्लैनेट माना जाता है। और जो गम यहां पे जो वैक्स जमती है, वैक्स का जो कारक है वो शुक्र है। कोई भी जेल है आपके बॉडी में, कोई भी वैक्स है आपकी बॉडी में, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द वीनस प्लैनेट, इसलिए वीनस प्लैनेट का महत्व भी यहां पे बहुत बढ़ जाता है। तो कुल मिला के ये कार का प्लैनेट्स हो गए, और उसके बाद इनको अफ्लिक्शन यदि बुरे प्लैनेट्स की आती है तो हमें किसी ना किसी तरीके से कान की बीमारी का प्रॉब्लम आती है। अब मैं यहां से आपको लेके चलता हूं कि हियरिंग लॉस जो होती है वो, उसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि ह्यूमन बॉडी में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब हम सुनेंगे नहीं तो हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे कि हमें किसी ने क्या बोला है। वी आर सपोज टू बी हैंडीकैप्ड इफ वी आर नॉट लिसनेबल, और ये हमें सुनना नहीं आता तो हम हैंडीकैप्ड हैं। टाइप्स कैसी, कितनी तरह का ये हैंडीकैप्डनेस होती है। जो टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस कितनी तरह के होते हैं, ये जनरली 2 तरह के होते हैं। एक तो कॉमन हियरिंग लॉस जिसको बोलते हैं कि नेचुरल तरीके से है, दूसरा होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। ये भी एक ऑब्स्टेकल है हमारे सेंटर ऑफ द ईयर से, जो पार्ट्स है वहां पे, और वहां पे जो फ्लूइड है, वहां पे ईयर वैक्स है, उसकी वजह से हमें होती है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस कैसा होता है? मिक्स्ड हियरिंग लॉस
इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिव एंड सेंसरल नेचुरल हियरिंग लॉस। ये कंडक्टिव नेचर का भी और जो सेंसर नेचुरल हियरिंग लॉस है उसका मिक्सचर है, जो वो प्रॉब्लम देता है जब मिडिल ईयर, लास्ट ईयर, इनर ईयर में प्रॉब्लम आती हैं। ये फैमिली डिसऑर्डर से भी हो सकता है, कंजेनिटल डिसऑर्डर से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन से भी हो सकता है, हेड इंजरी से भी हो सकता है, ईयर इंजरी से भी हो सकता है। एनी टाइप ऑफ इंजरी कैन हार्म इट इफ दैट इज रिलेटेड टू द ईयर और हेड। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है काज ऑफ मिक्स्ड हियरिंग लॉस। कितने तरह के काज होते हैं? एक जेनेटिकल फैक्टर होता है, सबसे बड़ा काज तो वही होता है जो बच्चे के साथ ही पैदा होता है, या बच्चे के पैदा होने से 1, 2, 3, 4 साल के अंदर अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है। जनरली पेरेंट्स के अंदर से या तो ट्रैवल करता है ये नुक्स, या फिर पेरेंट्स के अंदर आपस में जो गुण मिलान है उसमें नाड़ी दोष एक बड़ा हिस्सा होता है ऐसे बच्चे पैदा होने में। एक एजिंग से हो जाता है। देखिए किसी को 65 साल के बाद ऐसे लक्षण आते हैं। जनरली हम ऐसा डाटा है, स्टैटिकल डाटा बोलता है कि 3 लोगों में से एक बंदे को 65 साल की उम्र के बाद सुनना कम हो जाता है। इसका मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल एक रीजन बताता हूं। जिसके दूसरे घर में केतु हो, सैटर्न हो, ऐसे इंसान को जनरली थोड़ा सुनना बंद हो जाता है। वीनस बैठा हो दूसरे घर में, अफ्लिक्टेड बाई केतु हो, अफ्लिक्टेड बाई सैटर्न हो, तो ऐसे बंदे जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उनको सुनना बंद हो जाता है। एक्सेसिव नॉइज, कई बार आप ऐसी जगह काम करते हैं, किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट होता है और लाउड म्यूजिक होता है, या कुछ ऐसा होता है जो आपकी सुनने की शक्ति को डे बाय डे कमज़ोर करता है, और एक दिन ऐसा आता है कि आपको सुनना बंद हो जाता है। आप कई बार सुनते हैं कि वहां पे इतना जोर से आवाज आ रही थी कि कानों के पर्दे फट रहे थे। वो भी डैमेज करता है। कहीं बहुत ही ज्यादा अचानक ब्लास्ट की आवाज हो, ऐसा कुछ हो। सर्टन मेडिकेशंस, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो इस बीमारी को सुनने की बीमारी में बदल देती हैं। बर्थ कंडीशंस, कई बार जन्म ऐसी जगह पे होता है, जहां जन्म होता है वहां पे एनवायरमेंटल ऐसा होता है कि वहां पे ग्रह ऐसे चल रहे होते हैं कि बंदे को ऐसी बीमारी लग जाती है। ट्यूमर्स एंड डिजीज, कभी अभी ब्रेन में ट्यूमर आ जाए, ऐसी जगह पे आ जाए जो आपकी जो ऑडिटरी नर्व को डैमेज कर दे, आपके कान में कैंसर हो जाए, तो भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। हेड ट्रॉमा, कभी अचानक चोट लगने से, आपके सिर पे चोट लगी तो आपकी सुनने की शक्ति चली जाती है। कि सिर पे चोट लगी, वहाँ पे जो आपकी नर्व जा रही है वो डैमेज हो गई, आपकी सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। ईयर वैक्स, आपके कान के अंदर जो वैक्स होता है जिसको आप जनरली अपनी किसी तिनके से, बड से निकालने की कोशिश करते हैं, जब वो ईयर वैक्स बनना बंद हो जाता है या आप डैमेज कर देते हैं उसको, उसके बाद भी आपको सुनना कई बार बंद हो जाता है। ये ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो किसी ना किसी तरीके से कान को सुनने को बंद करती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस फॉर द हियरिंग लॉस क्या है? देखिए एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है टॉरस एंड जेमिनी साइंस रूल ओवर राइट ईयर, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस रूल्स ओवर द लेफ्ट ईयर। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स इसके जिम्मेदार हैं उनके बारे में आपको बताया है कि बृहस्पति और मरकरी इसके कारका प्लैनेट हैं। दोनों ही तरफ, चाहे वो लेफ्ट ईयर है चाहे राइट ईयर है। हवा का कारक जिससे डायाफ्राम हिलता है, डायाफ्राम की मूवमेंट का कारक, डायाफ्राम की सेंसेशन का कारक, डायाफ्राम के हार्ड होने का कारक बृहस्पति है। मरकरी आपकी ऑडिटरी नर्व का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, आपकी जो लहरें कान के पर्दे को टकराती हैं उनका कारक है। बाकी जो आपकी कान की शेप होती है उससे आपकी आवाज़ को पर्दे तक पहुंचाने का कारक है। अंदर कोलर का कारक है जो आपके अंदर होता है, कान के अंदर एक मशीन लगी होती है जो, वो उसका कारक है। तीसरा घर और 11वां घर उसके कारक हैं मेन।
तीसरा घर राइट ईयर और 11वां घर लेफ्ट ईयर का कारक है। उसके सामने वाले तीसरे घर के सामने वाला 9वां घर और 11वें घर के सामने वाला 5वां घर भी ईयर प्रॉब्लम को दर्शाते हैं यदि वहां पे कोई बुरे प्लैनेट बैठे होते हैं। सम मोर कॉम्बिनेशंस, ये कॉम्बिनेशन है मून कंजक्ट विद मेलेफिक पोस्टेड इन फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस एंड 11th हाउस। यदि चंद्रमा बुरे प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ पहले घर, तीसरे घर को या 11वें घर में बैठा हो। नंबर 2 पे है छठे घर का स्वामी छठे घर में हो, 8वें घर में हो या 12वें घर में हो। इन टोटो हाउस ऑफ लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ इन त्रिक हाउस अस्पेक्टेड बाई सैटर्न, ये कंडीशन जरूरी है। छठे घर का मालिक सैटर्न के द्वारा दृष्टि में हो और छठे या 12वें घर में बैठा हो तो सुनने की प्रॉब्लम आ सकती है। मरकरी तीसरे घर में बैठा हो सैटर्न से तीसरे घर में बैठने का क्या मतलब, सैटर्न की तीसरी दृष्टि के अंदर हो। लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ छठे या 8वें या 12वें घर में बैठा हो, बुध शनि के तीसरे घर में बैठा हो तो ऐसी स्थिति आ सकती है। तो मैं अब सहारा लूंगा, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा सहारा लेता हूं। वो सहारा क्या है कि अब मैं ये पीपीटी बंद करता हूं और उसके लिए मैं आपको साथ लेके चलता हूं जो डिस्प्ले है। पीपीटी को बंद करके ये जो कॉम्बिनेशन है आपको समझा देता हूं। जो भी लगेगा मुझे मुश्किल कॉम्बिनेशन है वो आपको समझा दूंगा। ये कॉम्बिनेशन हमने देखा मरकरी, ये 3 नंबर कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पहले वाले 2 बहुत आसान है इसलिए वहां के लिए मैंने कुछ बोला नहीं। 3 नंबर आप कंफ्यूज ना हो जाएं। छठे घर का स्वामी, यहां कालपुरुष की कंडली को लेते हैं छठा घर, पहला घर। तो ये छठे घर का स्वामी मरकरी है, बुध है। वो कहीं भी बैठा हो, यहां बैठा हो, यहां बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो। उसने बात की है 6, 8, 12 त्रिक हाउसेस, 12 में बैठा हो। और जो बुध प्लैनेट है वो शनि से तीसरे घर में बैठा हो। तो जब बुध प्लैनेट है शनि यहां बैठा हो, बाई चांस यहां पे तीसरे घर का स्वामी भी है, छठे घर का स्वामी भी है, तो बुध यहां से तीसरी दृष्टि से उसको देख रहा है, शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है, या इसके साथ बैठा हो तीसरी दृष्टि से यहां देख रहा है, या यहां पे बैठा हो तो तीसरी दृष्टि से यहां देख रहा है। सैटर्न से तीसरे घर में बुध हो। अब जरूरी नहीं कि बुध छठे घर का स्वामी हो, यह भी मैं आपको क्लियर करता हूं बात। लेट मी डू इट अगेन। अब हम यहां पे कोई और राशि रखते हैं। लग्न में रख दी 2 नंबर राशि, 3, 4, 5, 6 और 7। ये शुक्र अब छठे घर का स्वामी बन गया। शुक्र चाहे छठे स्थान में हो, चाहे त्रिक हाउस 8वें घर में हो, चाहे वो 12वें घर में हो, उसको शनि देखता हो तीसरी दृष्टि से। अब शनि कहां होगा, शनि या तो यहां पे होगा, इसको तीसरी दृष्टि से देख रहा है, या यहां होगा, इसको तीसरी दृष्टि से देख रहा है, या इसके साथ बैठा होगा, इसको तीसरी दृष्टि से देखता है। बुध सॉरी पलट गया काम। तो इसको शुक्र को देखे ना देखे, वो बुध को देखे। बुध कहीं सैटर्न कहीं बैठा हो, सैटर्न को दूसरे घर में बैठा दो, सैटर्न को दूसरे घर में बैठा दो, बुध को यहां बैठा दो, सैटर्न को यहां बैठा दो, बुध को यहां बैठा दो, तो सैटर्न तीसरी दृष्टि से इसको देखे। तो ये कॉम्बिनेशन है तीसरा नंबर। चौथा नंबर कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, एक मिनट इसको रब कर लूं।
चौथा नंबर, मरकरी एंड सिक्स्थ लॉर्ड आर एस्पेक्टेड बाई मेलेफिक्स। छठे घर का स्वामी, सपोज करो यहां 8 नंबर राशि है तो इसका स्वामी मंगल आ गया, और यहां मरकरी, दोनों प्लैनेट, इनको बुरे ग्रह देख रहे हो, सैटर्न देख रहा हो, राहु देख रहा हो, या केतु देख रहा हो, सैटर्न इधर से देख रहा हो, तो भी सुनने की प्रॉब्लम आती है। ये कॉम्बिनेशन जो है, ये 4 नंबर कॉम्बिनेशन है जो मैंने बताया आपको, ये दिस इज 4 नंबर कॉम्बिनेशन। अब यहां पे आता है 5 नंबर कॉम्बिनेशन, हम देखेंगे। पांच नंबर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, क्या कहता है। बर्थ एट नाइट, नाइट बर्थ, ये कंडीशन है। बर्थ एट नाइट, मरकरी इन सिक्स्थ, मरकरी यहां पे बैठा है, मरकरी बर्थ एट नाइट, मरकरी इन सिक्स्थ एंड वीनस इन 10th, वीनस यहां पे बैठा है। द ऑडिटरी सेंस ऑफ द राइट ईयर इज लॉस्ट टू द जातक हु आल्सो हियर थ्रू डिफिकल्टीज। जो ऑडिटरी नर्व है वो डैमेज हो जाती है, वो खराब हो जाती है बंदे की, और बहुत ही डिफिकल्टी से बहुत ही थोड़ा उसको सुनाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। नाइट का बर्थ हो, बुध जो है वो छठे घर में हो और शुक्र 10वें घर में बैठा हो, तो ये कॉम्बिनेशन ऑडिटरी नर्व को खराब करता है। इमीडिएटली आप बोल सकते हैं कि ऑडिटरी जो नर्व है ये बंदे की खराब हो गई है। देखो, इसको डॉक्टर को बताना पड़े ना, वो 1500 टेस्ट करेगा। ऑडिटरी सेंस जो है बंदे की वो डैमेज हो रही है और बहुत थोड़ा सा सुनाई देता है ये इस कॉम्बिनेशन के साथ। ये हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कमाल है कि हमारे साधु संतों ने, हमारे बड़े जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने बहुत मेहनत की, हमें ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन निकाल के दिए जिससे हम बहुत मिराकल कर सकते हैं, अपने आप को स्थापित कर सकते हैं एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा याद करना पड़ता है। याद करने का एक ही तरीका होता है कि आदमी बहुत अग्रेसिव प्रैक्टिस करे जब सीख रहा है। एक बार सीखने की जरूरत है, बाद में आपके पास बुद्ध का कमी आपके पास आ गया, सुनता नहीं है, किताब उठाओ उसको पढ़ लो। लेकिन किताब भी मेरे भाई उसी समय साथ देती है जब आपने एक बार पढ़ी हुई होती है। फिर वो भी गर्लफ्रेंड की तरह बोलती है, मेरे को कभी छुआ है जो मैं आज आपको साथ दूं। यदि पहले आपने अच्छा पढ़ा होगा तो गर्लफ्रेंड की तरह ही वो साथ देगी आपका, बहुत अच्छे से साथ देती है, कोऑपरेट करती है। आपको समझ आ जाएगा मैंने कहाँ पढ़ना है, उसको उससे किताब से नोट से कन्फर्म करो और सीधा बता दो कि बंदे को ये प्रॉब्लम है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किताब का सहारा आपको लेना पड़ेगा। गलत बताने से अच्छा है तो किताब पढ़ के बाद में बोलो, या फिर इतनी प्रैक्टिस कर लो कि किताब को हाथ ही ना लगाना पड़े। अब 6 नंबर है, मेलिफिक्स इन 5th एंड 9th हाउस एस्पेक्टेड बाई मेलिफिक्स। 5वें घर में मेलिफिक हो, राहु हो, केतु हो या सैटर्न हो, 9वें घर को देखते हो। अब ये 9वें घर को राहु भी देख रहा है, 9वें घर को राहु देख रहा है, केतु देख रहा है, नहीं तो सैटर्न बिठा दो, कहीं यहां पे सैटर्न बिठा दो, ये सैटर्न भी देखने लग जाएगा। तो जब ऐसा होता है, 9वां घर और 5वां घर आपने अफ्लिक्ट कर दिया तो भी सुनने की शक्ति को असर पड़ता है, क्योंकि ये दोनों घर यहां पे बैठे मेलेफिक क्या करते हैं, तीसरे घर को और 11वें घर को इफेक्ट डालते हैं। तीसरे को और 11वें घर को इफेक्ट डालते हैं।
इसका सीधा सीधा असर यहां से मिलता है आपको। तो अब कॉम्बिनेशन नंबर 7 है। कॉम्बिनेशन नंबर 7 जो है वो बताता है सेकंड लॉर्ड इन लगना विद मार्स एंड सैटर्न। दूसरे घर का स्वामी यदि कालपुरुष की कुंडली को पकड़ें, वीनस है, वीनस यहां पे लगन में बैठा हो, साथ में मार्स बैठा हो, साथ में सैटर्न बैठा हो, तो ये कॉम्बिनेशन हीरिंग लॉस को दर्शाता है। 8वां कॉम्बिनेशन है थर्ड लॉर्ड इन एनी हाउस हैवीली अफ्लिक्टेड। तीसरे घर का स्वामी, सपोज को 2 नंबर यहां पे है, 3 है, 4 है, कहीं भी बिठा दो उसको, बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर दो। चंद्रमा यहां पे बैठ गया, यहां पे इसके साथ केतु बिठा दो, सैटर्न को इधर कर दो, राहु को इधर कर दो, मंगल को यहां बिठा दो, तो ये हीरिंग लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ये है आपका 9 नंबर। ये कॉम्बिनेशन नंबर आपका 9 नंबर है। अभी आपको बताता हूं 10 नंबर। मेलिफिक इन थर्ड हाउस एस्पेक्टेड बाई अदर एनी मेलिफिक्स। तीसरे घर में मेलिफिक हो और दूसरा मेलिफिक उसको देखता हो, कोई भी, ये 10 नंबर है। तीसरा घर जो है मेलिफिक से घिरा हुआ हो, कोई बैठा प्लैनेट बैठा हो मेलिफिक, सपोज करो यहां पे सैटर्न बैठा है, तो इसको यहां से राहु देख रहा हो, चलो जी, या इसको यहां से मंगल देख रहा हो, अफ्लिक्शन जितनी ज्यादा होगी सुनने का नुक्स उतना बड़ा हो जाएगा। ये 10 नंबर है। अब हम चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर, मार्स और राहु विद मेलिफिक इन थर्ड हाउस। मंगल यहां बैठा हो या राहु बैठा हो और उसके साथ एक और मेलिफिक बैठा हो, जैसे शनि, जैसे सन, ड्रेडेड मेलिफिक है सन, लेकिन वो फंक्शनल बेनिफिक नहीं होना चाहिए प्लैनेट, तब हम बात करेंगे। तो यदि अफ्लिक्टेड मून हो या वेनिंग मून, वेनिंग मून बैठा हो, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब चलते हैं हम 12 नंबर पे। 12 नंबर बोलता है वीनस एंड मार्स अफ्लिक्टेड इन सेकंड एंड 12th हाउस। वीनस यहां का है और मार्स चाहे इधर बैठे हों चाहे इधर बैठे हों, लेकिन इनको अफ्लिक्शन आती हो बहुत बुरी। कहां से आ सकती है? इस घर से आ सकती है। इस घर में सैटर्न बैठा हो, इस घर में राहु बैठा हो, अफ्लिक्शन दे सकते हैं। यहां पे बैठा हो, मंगल बैठा हो, मंगल मार्स तो वहीं आ गए, तो कोई भी बुरा प्लैनेट इसको देख रहा हो। सपोज करो यहां पे ऐसी कोई बैठा है, जगह पे बैठा है, यहां पे केतु बैठा है, साथ में केतु बैठा है, केतु को साथ में बैठा दो। केतु के साथ में बैठने से भी अफ्लिक्शन आ जाती है। अब ये अफ्लिक्शन कहां जाएगी, ये आप समझो थोड़ा सा। तीसरे घर में ईयर होता है। ईयर का जो है ना सफर, यहां से शुरू होके यहां पे ब्रेन में जाता है। अब ये दूसरा घर है, तो इसका मतलब इंटरनल पार्ट ऑफ द ब्रेन विल बी डैमेज्ड। कोलर जो आपको दिखाया था, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, वो एरिया डैमेज हो जाएगा।
कौन सा एरिया था वो आपको दोबारा दिखाता हूं। मैं 1 मिनट आपको दोबारा दिखाना चाहता हूं ताकि आपका क्लियर हो जाए। ये देखो, ये एरिया है वो, ये एरिया। जब दूसरा घर है ना, दूसरे घर में ये एरिया पड़ता है, ये एरिया। ये जो ऑडिटरी नर्व है ना, ये ब्रेन में पड़ती है जाके, ये दूसरे घर में एरिया पड़ता है। कोलर पार्ट जो है, इसमें सेमी सर्कुलर किनार होती है, वो एरिया डैमेज हो जाएगा यदि हम क्या करेंगे, यदि वीनस और मंगल के दूसरे घर में बैठे होंगे या 12वें घर में बैठे होंगे, और उसका क्या होगा, ब्रेन को जाने वाला रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। जब उसको 6ठे घर से और 8वें घर से उसको अफ्लिक्शन मिलेगी, सेंटर वाला पार्ट खराब हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं थोड़ा सा, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, यदि समय निकल भी गया, लेकिन समझ लो जितना आप समझ सकते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको ईयर को देखना कैसे है। ईयर को देखना आ गया तो आप, बाकी तो आप इतने पोस्ट विशारद के 5-5 साल पुराने स्टूडेंट हैं, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। ईयर को देखना सीख लो। ये है ब्रेन, पहला घर ब्रेन है। ये कहां से स्टार्ट होता है, ऑडिटरी नर्व, यहां पे होता है कोलर, COCHLEAR, कोलर। ये होती है यहां पे, इसके बाद शुरू होगी ऑडिटरी नर्व। ये है आउटर ईयर। कहां से कहां तक है उसका रास्ता मैंने बता दिया। आउटर ईयर अप टू वैक्स, जो कोलर वाला पार्ट है उसके लिए शुरू होता है काम, ये 3rd हाउस, 2nd हाउस ईयर ड्रम से शुरू होते हैं, 3rd हाउस ऑडिटरी नर्व। ये रास्ता है आउटर ईयर, कोलर एंड ऑडिटरी नर्व के रास्ता है, ब्रेन में सिग्नल जाता है। जब 2nd हाउस में अफ्लिक्शन होगी या 12वें, ऐसे ये है, ऐसे ये आउटर ईयर है। सर ये 3rd की जगह लगन नहीं आएगा है जी? ये 3rd हाउस ऑडिटरी नर्व या 3rd में आएगा? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना ऑडिटरी नर्व कहां होगी, मैं आपको अभी क्लियर करना। पहले देखो, कोलर है, ये ब्रेन है। अब मैं आपको यहां लेके चलता हूं। देखिए, ये ईयर है, हम इसको तीसरे घर में देखते हैं। ये जो आउटर पार्ट है इसको तीसरे घर में देखते हैं। 2nd पार्ट को हम देखते हैं ईयर ड्रम से लेके, ये जो कोलर वाला हिस्सा है इसको दूसरे घर में देखेंगे। ब्रेन में जाएगी ना सिग्नल, तो ब्रेन में जाएगा ना जी। 3rd में कैसे आएगा? सर उसमें वो लिखा है, जरूर लिखा है, 3rd से ही उसको लेते हैं हम, लेकिन उसका काम कहां पे है आपको आगे एडवांस थ्योरी में जाएगा, कहां कौन से उसमें जा रहा है वो आपको एडवांस में आपको मिल जाएगा, सबलॉट कहां पे है उसका। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे एज इट इज ले लो। अब इसका है कि 12 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया। व्हेन मर्करी इज सिचुएटेड इन द 3rd हाउस विद इन 10 डिग्री और इन द 6th हाउस, 11th हाउस also it is aspected by Mars or Saturn. When Moon, Mercury and Mars are on axis of Rahu Ketu, forming relationship with the 3rd house and 11th house of the horoscope. When Mercury and Lord of 8th house are together situated in the 4th house
and Saturn is in the ascendant, then the native gets problem in the internal ear. देखो अब if a person is born at night and Venus in 5th house and Mercury in 6th house, then also native get problem related to ear. Moon in the Cancer in the star of Mercury, कैंसर में मरकरी का जो स्टार होता है उसमें मून बैठा हो तब भी प्रॉब्लम आती है। 3rd हाउस SSL अफ्लिक्टेड इन द त्रिक हाउस, तीसरे घर का सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, चाहे सब लॉर्ड हो चाहे सब लॉर्ड हो, त्रिक हाउस में अफ्लिक्टेड हो। यहां पे थोड़ा चेंज करते हैं, सब लॉर्ड और SSL, SL और SSL अफ्लिक्टेड इन त्रिक हाउस। नक्षत्रा लॉर्ड ऑफ 3rd लॉर्ड, तीसरे घर का जो स्वामी है उसका नक्षत्रा लॉर्ड जो हो उसके ऊपर प्लेसमेंट अफ्लिक्शन और कंजक्शन के साथ किसी बैड प्लैनेट में बैठा हो तो भी उसको प्रॉब्लम आती है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को ड्राइव किया जाता है। और आपको फिर दोबारा बताता हूं कि किताब में चाहे ये लिखा है कि ऑर्डरी नर्व होती है खराब, लेकिन वो कहां से होती है खराब? वो ऑर्डरी नर्व का रिश्ता दूसरे घर से होके ब्रेन को जाता है। क्योंकि आप यदि इसका रिवर्स इंजीनियरिंग देखेंगे तो वो मैं आपको दोबारा फिर दिखा देता हूं पीपीटी कि ये तो तीसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये तो आपको दिखाई देता है जो ईयर, इसके अंदर ये दूसरे घर में पड़ता है अंदर से, ये उसका एरिया ईयर ड्रम और से लेके कॉलर तक। ऑर्डरी नर्व ब्रेन से उसका लिंक बनाती है। और ये ब्रेन कहां पे है हमारा? पहले घर में है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि मेरी बात आपको शायद समझ आ गई होगी। सर यही बोला था मैंने, ये जो आपने कार्ड में लिखा ना। हाँ जी, नहीं मैंने नहीं लिखा, मैंने कुछ नहीं अपने पास से लिखा, ये लिखा तो किताबों में ही है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसी में जो अभी आप एक्सप्लेन जो कर रहे थे ना, हाँ जी, हाँ जी, तो ब्रेन का हिस्सा वो 3rd में ले रहे थे, ब्रेन का हिस्सा वो 1st में जाएगा ना। फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? तो ये आपको ना देखो, आप अब सीनियर स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, अभी कोई भी बंदा कान कहेगा तीसरे घर में देख लो, आपको कान तीसरे घर से लेकर पहले घर तक देखना है। मेरी बात महेश जी समझ आ रही है? यस सर। सर बिल्कुल समझ आ रही ना? अब आप में और दूसरे स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है? दूसरे स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के लिए कान तीसरे घर में है, आपके लिए कान तीसरे घर से शुरू होता है, पहले घर में खत्म होता है। जी बिल्कुल। आप मेरे से सहमत भी हैं, मेरे से, मेरे सुनने से ही हाँ कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल जी, डायग्राम बना के सर एग्री विद यू, एग्री। यू एग्री विद मी ना? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हमने चलना है। आशा करते हैं अगली बार डेफ एंड डोम दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलेंगे। इन द मीन टाइम आई एक्सपेक्ट मैनी हॉरोस्कोप्स फ्रॉम यू, कि आप लोग करते जाएं, डालते जाएं, करते जाएं, डालते जाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, दूसरे स्टूडेंट्स भी पढ़ें, उसको भी ऐसा लगे कि आई शुड डू समथिंग, वो भी ढूंढ के लाए, वो भी डाले। प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि उसमें डाल के होमवर्क नहीं मेरे को देना, मेरे को करके देना है कि हमने कर दिया है। ठीक है ना? हाँ, आपको आ जाएगी तो मैं अपने आप ही सीख जाऊंगा ना जी, इसलिए कोई बात नहीं। थैंक यू। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया ये लेसन आपको समझ आया गया होगा, आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये मेरी वीडियोस बार बार सुननी है, बार बार देखनी है, तो आप मेरे बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक पहुंचे। लगातार रेगुलर एडवांस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस मैं यूट्यूब पे डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।